अगला है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। मोबाइल बंद करें, उठा के फेंक देंगे अभी। दिया किसने था? एस.जे. सिंगर और जी.एल. निकोलसन ने। कब दिया था? 1972 में। तो जो हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इसको किसने दिया था? एस.जे. सिंगर और जी.एल. निकोलसन ने। इसने बताया क्या था? ये बोलता है कि इसके अनुसार प्रोटीन के कारण, किसके कारण? प्रोटीन के कारण सेल मेम्ब्रेन में सेलेक्टिव परमिएबल होती है, या सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल होती है। ऐसा किसने बताया था? एस.जे. सिंगर और जी.एल. निकोलसन ने। उसके साथ साथ उसने बोला कि लिपिड में मेनली क्या? फास्फोलिपिड। कौन सा लिपिड? फास्फोलिपिड। और फास्फोलिपिड में मेनली क्या? अफा के कारण फ्लूइडिटी होती है। फ्लूइडिटी होती है, हिंदी में तरलता बोलते हैं। ऐसा किसने बताया था? एस.जे. सिंगर और जी.एल. निकोलसन ने। इन्होंने बोला कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो तीन चीजों से बनी होती है। किसका किसका? लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। तो उसने बोला कि जो प्रोटीन होता है उसके कारण जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? सेलेक्टिव परमिएबल या चयनात्मक पारगम्य। क्योंकि हमने बताया था कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है? सेलेक्टिव सेमी परमिएबल, मतलब सभी को नहीं जाने देगी आर पार। तो फिर आर पार लेके जाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? प्रोटीन्स का। इन प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन चैनल। इस चैनल के माध्यम से हम लोग झिल्ली के अंदर बाहर ऐसे चीजों को ले जा सकते हैं जिनको झिल्ली परमिशन नहीं देती है कि उन्हें हम ले जा सके। तो वो बोलता है कि प्रोटीन के कारण जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी होगी? सेलेक्टिव परमिएबल या चयनात्मक पारगम्य। और लिपिड के कारण क्या होती है? तरल होती है। कैसा? तरल होगी। और तरल में भी कैसा? क्वासी फ्लूइड, यानी हनी या शहद के जैसा होती है। फिर इसने बताया कि जो प्रोटीन के अणु होते हैं वो झिल्ली में इस तरह धसे होते हैं जैसे कि चाशनी में गुलाब जामुन या समुद्र में बर्फ के टुकड़े। तो उसने क्या बोला था कि प्रोटीन झिल्ली में इस तरह धंसे रहते हैं जैसे चाशनी में गुलाब जामुन। या उसी को उसने क्या बोल दिया था? समुद्र में बर्फ के टुकड़े। तो तुम लोग रसगुल्ला जिसमें रखा होता है वो कढ़ाई देखे हो, या जिस बर्तन में रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? चाशनी। तो जब सीरा पूरा भरा रहे उसमें रसगुल्ले को डाल दो तो वो कैसा दिखेगा? ऐसा लगेगा कि जो हमारा सीरा है उसके अंदर हमने क्या डाल दिया है? प्रोटीन के मॉलिक्यूल। तो उसने ही बताया था कि झिल्ली में प्रोटीन इस तरह धसे होते हैं जैसे कि चाशनी में गुलाब जामुन, यानी कि सीरा से भरा हुआ पूरा हमारा कढ़ाई है जिसमें हमने क्या डाल दिया है? गुलाब जामुन। तो उसी तरह प्रोटीन भी होता है। जैसे झिल्ली है, झिल्ली में हमने बीच बीच में क्या कर दिया है? प्रोटीन डाल दिया। तो कैसे दिखाई देगा? जैसे चाशनी में गुलाब जामुन या समुद्र में बर्फ के टुकड़े फ्लोट कर रहे हो। अगर हम लोग इसी में बात करें तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अनसिमेट्रिक होती है, या हिंदी में बोले तो असममित होती है।
मतलब कोई रेगुलर इसका शेप नहीं होता है। जैसे हम लोग इसको नहीं बोल सकते कि ये गोलाकार होगा या ओवल शेप होगा या सिलेंड्रिकल होगा या बेलनाकार होगा, मतलब इसका कोई निश्चित शेप नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, अनसिमेट्रिक या असममित होती है। तो हम लोग अगर सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं तो सेल मेम्ब्रेन हमारी कैसी होती है, सेल मेम्ब्रेन एसिमेट्रिक, हिंदी में क्या बोलते हो, असममित, एसिमेट्रिक या असममित होती है। अगर हम लोग इसी में और आगे बात करें तो हमारे सेल मेम्ब्रेन में जो लिपिड होती है, लिपिड में भी मेनली क्या होता है, फास्फोलिपिड, क्या होता है, फास्फोलिपिड। तो इस फास्फोलिपिड के कारण जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी, तरल होगी या उसे तरलता मिलती है। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, फ्लूइडिटी, यानी कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है फास्फोलिपिड के कारण तरल होती है। उसके साथ साथ इसमें भी फास्फोलिपिड में मेनली कौन होता है, अफा एंड सफा दोनों ही होती हैं, लेकिन अफा ज्यादा पाया जाएगा। हमने बताया था कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों फैटी एसिड होती हैं, लेकिन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो हमारी सेल मेम्ब्रेन कैसी होगी, फ्लूइडिटी या तरल होगी। कैसी होगी, तरल होगी। और तरल में भी कैसा, क्वासी फ्लूइड जैसा, कैसा, क्वासी फ्लूइड जैसा, क्वासी फ्लूइड जैसा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हनी के जैसा या शहद के जैसा। क्वासी फ्लूइड को क्वासी फ्लूइड ही बोलते हैं। और अगर हम लोग इसी में बात करें तो हमारे सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कौन, कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी या हिंदी में बोलते हैं ठोस। तो जब सेल मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा क्या हो जाए, फ्लूइडिटी या बहुत तरल हो जाए, तो फिर उसको क्या करेंगे, सॉलिड करने के लिए उसमें हम लोग क्या ऐड कर देंगे, कोलेस्ट्रॉल। तो जब कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करेंगे तो फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सेल मेम्ब्रेन की सॉलिडिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि सेल मेम्ब्रेन हमारी ठोस में ज्यादा हो जाएगी और लिक्विड में कम हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होता है। ये किस में होता है, ओनली यूकैरियोटिक सेल में, इसमें ओनली यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं होता है। तो फिर प्रोकैरियोट में क्या होगा, तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल की जगह पाया जाता है हिप्नोइड, हिप्नोइड पेंटा, हिप्नोइड पेंटा साइक्लिक स्टेरॉइड, साइक्लिक स्टेरॉइड। ये जो होता है इसके कारण जो है प्रोकैरियोटिक सेल कैसी होगी, सॉलिडिटी, कैसी होगी, सॉलिडिटी, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। तो प्रोकैरियोट में कोलेस्ट्रॉल की जगह क्या पाया जाएगा, हिप्नोइड पेंटासाइक्लिक एसिड। इस हिप्नोइड पेंटासाइक्लिक एसिड के कारण यहाँ पर क्या मिलेगी, इसे सॉलिडिटी। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, एस.जे. सिंगर और जी.एल. निकोलसन ने। कब दिया था, 1972 या 1972 में। उसने अपने थ्योरी में क्या बताया था, उसने बताया था कि प्रोटीन के कारण जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होगी, सेलेक्टिव परमिएबल या चयनात्मक अर्धपारगम्य। और ये प्रोटीन के कण झिल्ली में उस तरह से धसे होते हैं या बैरिड होते हैं जैसे कि चाशनी में गुलाब जामुन या समुद्र में बर्फ के टुकड़े जैसे फ्लॉट होते हैं, उस तरह से प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स सेल मेम्ब्रेन में रहते हैं। फिर उसके बाद उसने क्या बताया था कि सेल मेम्ब्रेन में जो फ्लूइडिटी या तरलता होती है वो किसके कारण होगी, लिपिड्स के कारण होती है। और लिपिड में भी मेनली क्या, फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड में भी मेनली क्या, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी अफा होती है। अफा और सफा दोनों होती हैं, लेकिन अफा ज्यादा होती है। तो
अगर हमें फ्लूइडिटी इंक्रीज करनी हो तो क्या करें, अफा बढ़ा दे, और अगर हमें सॉलिडिटी इंक्रीज करनी हो तो क्या करें, कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज कर दे। लेकिन कोलेस्ट्रॉल कहाँ मिलता है, यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोट सेल में कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है, तो उसकी जगह पर क्या पाया जाएगा, हिप्नोइड पेंटासाइक्लिक एसिड, जो कि क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन की सॉलिडिटी प्रोवाइड कराएगा। समझे, तो लिख लो। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताया गया था उसका डायग्राम एनसीईआरटी में भी है, तो उस डायग्राम को हम लोग बना लेते हैं।
बना चुके? पहले देख लो क्या बता रहे हैं, फिर उसका तुम अपना बनाते रहना। देखो इधर लिखना बाद में। देखो ये जो रेड रेड वाले हैं वो सभी ऊपर और नीचे जो रेड में है ये कौन है? प्रोटीन है। ठीक है, अब देखोगे तो बीच बीच में हमने प्रोटीन को इकट्ठा डाल दिया है। तो ये प्रोटीन क्या करता है, जो इस पार है नहीं जा सकता उसको लाने के लिए टनल या कैरियर का यूज करते हैं, या जो अंदर है उसे सेल मेम्ब्रेन के बाहर ले जाना हो तो फिर इस प्रोटीन चैनल्स का यूज करते हैं। इसी प्रोटीन चैनल्स के कारण सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेलेक्टिव सेमी परमिएबल। तो जो रेड वाले हैं ये सभी क्या हैं? प्रोटीन है।
और ये जो बड़े बड़े हैं ये सभी क्या हैं, प्रोटीन के चैनल्स हैं जो मॉलिक्यूल्स या आयंस झिल्ली के आर पार नहीं आ सकते, इन प्रोटीन चैनल्स के द्वारा जाते हैं। और इसी प्रोटीन चैनल्स के कारण जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, सेलेक्टिव सेमी परमिएबल। उसके बाद ये जो ब्लैक वाले जितने हैं ये सभी ब्लैक वाले कौन है, लिपिड या फास्फोलिपिड। तो तुम्हें फास्फोलिपिड की स्ट्रक्चर बताए थे, ये जो गोले गोले हैं ये सभी कौन है, उनके हेड, और ये कौन है, टेल। तो जो इसका हेड वाला पार्ट होता है वो प्रोटीन के साइड होता है या बोले बाहर की साइड होता है, जो टेल होता है वो अंदर की ओर होता है। इधर भी देखोगे तो जो इसका हेड है वो नीचे की साइड है और जो टेल है वो अंदर की साइड है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हमने बताया था कि जो फास्फोलिपिड होती है वो नेचर में कैसी होती है, एम्फीपैथिक, मतलब उसका हेड जो पार्ट होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक, और जो टेल होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक। तो इसे डर रहता है कि कहीं बाहर वो ना मिल जाए, मतलब पानी, इसलिए इसका जो टेल रहता है वो अंदर की ओर रहता है ताकि इसे पानी से कभी मुलाकात ना हो। और हेड हाइड्रोफिलिक होता है यानी कि पानी में डिजोल्व हो सकता है, इसलिए ये आउटर साइड में होता है। अब हमने तुम्हें बताया था कि अगर कभी भी लिपिड या प्रोटीन पर किसको जोड़ दे, कार्बोहाइड्रेट को, तो उसका नाम क्या हो जाता है, ग्लाइको। तो देखो प्रोटीन पर ये हमने जोड़ दिया है तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, ग्लाइको प्रोटीन। जैसे यहाँ पर किए हैं, ये रेड वाला क्या था, प्रोटीन, इस पर हमने ये क्या जोड़ दिया, कार्बोहाइड्रेट, तो अब इसका नाम क्या हो गया, ग्लाइको प्रोटीन। ग्लाइको क्या बता रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है, प्रोटीन मतलब किस पर जुड़ा है, प्रोटीन पर। उसी तरह देखोगे तो लिपिड में भी हमने ये जोड़ दिया है कार्बोहाइड्रेट, तो क्या नाम हो गया उसका, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको मतलब क्या बता रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा है, लिपिड से, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, ग्लाइकोलिपिड। तो जब कभी भी कार्बोहाइड्रेट किसी से जुड़ जाए तो उसका नाम में क्या हो जाएगा, ग्लाइको। तो अगर लिपिड से जुड़ा तो ग्लाइकोलिपिड, प्रोटीन से जुड़ा तो ग्लाइकोप्रोटीन। अब जो तुम्हारी एनसीईआरटी है वो बोलती है कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसके आउटर साइड में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, क्योंकि देखोगे तो ये जो स्ट्रक्चर है ये केवल आउटर में है, इनर साइड में नहीं है। यानी सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड में क्या पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड में क्या पाया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब इसमें जो देखोगे ये ग्रीन ग्रीन वाले हैं, वो ग्रीन वाले सभी क्या हैं, कोलेस्ट्रॉल हैं। क्या है, कोलेस्ट्रॉल। तो ये कोलेस्ट्रॉल क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन की सॉलिडिटी को इंक्रीज करेंगे या बढ़ा देंगे, और जो फास्फोलिपिड है वो क्या करते हैं, फ्लूइडिटी को इंक्रीज करते हैं। और ये देखोगे तो ये स्पाइरल के जैसे है, इसलिए इसका नाम है स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। ये स्पेक्ट्रिन प्रोटीन हमेशा सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड में होती है यानी अंदर की ओर। जैसे अगर मान लो कि हमने एक ये सेल बनाया, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस, इसके अंदर उसका साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गन, तो इधर जो आउटर साइड में जो भी होगा वो आउटर में हमेशा हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, ये सब कहाँ मिलेंगे, सेल मेम्ब्रेन के आउटर में। अगर इनर की ओर बात करें तो इनर साइड में कौन मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, स्पेक्ट्रिन मिलेगा, स्पाइरल प्रोटीन मिलेगा। तो इनर आउटर का मतलब समझ रहे हो, जैसे ये सेल हो गई, जो इधर साइड में सेल का बॉर्डर है उधर साइड पे हमें हमेशा क्या मिलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स, और इनर साइड में क्या मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल और स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। तो इसी नेचर के कारण जो सेल मेम्ब्रेन होती थी वो कैसी होती थी, एम्फीपैथिक, जिसका हेड, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिपिड बाइलेयर की बनी है, क्योंकि देखोगे तो लिपिड ऊपर भी है, लिपिड नीचे भी है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, लिपिड बाइलेयर या द्विपरत की या द्विस्तर की बनी होती है। तो ये वाला जितना भी पार्ट है यानी कि ये जो इनर वाला है ये किधर है, साइटोप्लाज्म की ओर, और इधर ये जो बाहर वाला है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म से दूर, या बोले सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड में। तो इधर नीचे का ये जो भी पार्ट है ये सब किधर होगा, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के साइड। और इधर ऊपर की जो भी चीजें हैं ये सब कहाँ होती हैं, सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड में या सेल मेम्ब्रेन से बाहर, आउटर साइड। समझे कि नहीं समझे। तो ये होती है जो उसने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताया था एस जे सिंगर और जी एल निकोलसन ने। एनसीईआरटी में तुम्हारा ऐसा डायग्राम
मिल जाएगा अगर एनसीईआरटी देखोगे तो। ठीक है, अब इसको लिख पढ़ लो। इसी में हम लोग थोड़ा और देख ले रहे हैं पॉइंट। सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी का मेजरमेंट, सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी का मेजरमेंट प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पार्श्व गति। सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी का मेजरमेंट प्रोटीन की लेटरल मूवमेंट द्वारा की जाती है। सेकेंड पॉइंट, जितना ज्यादा लेटरल मूवमेंट होगा, जितना ज्यादा लेटरल मूवमेंट होगा उतना ज्यादा फ्लूइडिटी होगी, उतना ज्यादा फ्लूइडिटी होगी और फ्लूइडिटी को कोलेस्ट्रॉल कम करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ती है, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ती है। हालांकि ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी लिख ले रहे हैं। क्या कि सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन में कितना ज्यादा फ्लूइड है, उसका हम लोग मेजरमेंट कैसे करेंगे, लेटरल मूवमेंट या प्रोटीन की पार्श्व गति के द्वारा। पार्श्व गति जितना ज्यादा होगा सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी उतना ही ज्यादा। तो उसको अगर कम करना है तो क्या करेंगे, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देंगे, तो जिससे क्या होगा, फ्लूइडिटी कम होगा, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर उसके बाद अगला हम लोग इसी में देखते हैं फ्लूइडिटी के लाभ, यानी कि एडवांटेज ऑफ फ्लूइडिटी, यानी इससे फायदा क्या होगा। तो नंबर पहला फायदा सेल ग्रोथ में, सेल ग्रोथ में। नंबर दूसरा हेल्प इन सिक्रेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्त्रवण, हेल्प इन सिक्रेशन। नंबर थर्ड सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन में, या उसी क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन। चौथा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। ये होता कैसे है, जैसे देखना ये हमारा सेल है और वो इसका न्यूक्लियस, यहाँ पर कोई फॉरेन बॉडी आई है, इसको यह चेक किया जाता है कि इसको अपने अंदर ले ले। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले अपने अंदर इस तरह से वो खांच बनाएगा और इसको क्या करेगा, अपने पास लेकर के आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में क्या करेगा, इसको अपने शरीर के अंदर ले लेगा इस तरह से, और अगले स्टेप में ये कंप्लीटली इसको अपने अंदर ले लेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। यानी जब कोई भी फॉरेन बॉडी या बाह्य कारक हमारे शरीर के अंदर आता है तो सेल उसको क्या कर लेती है, भक्षण कर लेती है उसका, यानी अपने अंदर उसको निगल लेती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। हिंदी में इसको बोलते हैं अंतः भक्षण। क्या बोलते हैं, अंतः
भक्षण। और फिफ्थ नंबर की बात करें हम लोग तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटर सेल्यूलर जंक्शन। अब ये क्या होता है, ये कहाँ होगा, एनिमल सेल में, एनिमल सेल में। इसमें होता क्या है कि दो सेल होती हैं, ठीक है, और इन दोनों सेल को आपस में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं एक जंक्शन के द्वारा। तो ये जो जंक्शन होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रासेल्यूलर जंक्शन, यानी कि कनेक्शन बिटवीन वन सेल टू अनदर सेल, यानी एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जो कनेक्शन बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेल्यूलर जंक्शन। इसमें होता क्या है, इसमें इस सेल का जो भी साइटोप्लाज्म है इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन सेल के अंदर जो कोशिका अंग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल, इनका ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि वो क्या होते हैं, सेल ऑर्गन। तो इंटरसेल्यूलर जंक्शन के द्वारा केवल और केवल साइटोप्लाज्म का ट्रांसफर होता है, ना कि सेल ऑर्गन का। तो इसमें ट्रांसफर किसका होगा, only transfer साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गन का ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन ये कहाँ होता है, एनिमल सेल में। प्लांट सेल में फिर क्या होगा, प्लांट सेल में इस चीज को हम लोग अलग नाम देते हैं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा, जिसकी खोज किसने की थी, स्ट्रासबर्गर ने। किसने खोजा था, स्ट्रासबर्गर ने। प्लाज्मोडेस्मेटा को किसने डिस्कवर किया था, स्ट्रासबर्गर ने। इसमें भी क्या होता है, कहानी सेम होती है। इस तरह से सेल से सेल के बीच में जंक्शन होता है और इसी जंक्शन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लांट सेल में इसको हम लोग प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं, जबकि एनिमल में इसी को क्या हम लोग बोलते हैं, इंटरसेल्यूलर जंक्शन। तो ये हो गया क्या, सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के एडवांटेज या लाभ है। अगला अब हम लोग पढ़ रहे हैं इसी का सेकेंड नंबर, प्रोटीन। तो देखना प्रोटीन जो होता है झिल्ली से जितने आसानी या कठिनता से अलग किया जा सके, इसके आधार पर प्रोटीन झिल्ली या मेम्ब्रेन में दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। तो देखना नंबर फर्स्ट, अगर हम लोग बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन कितना, टू टाइप्स का। नंबर फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं पेरीफेरल, हिंदी में बोलते हैं परिधीय, या इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। दूसरा होता है
इंट्रिंसिक, या इसी को बोलते हैं इंटीग्रल। तो प्रोटीन देखे थे तुम लोग की झिल्ली में कुछ ऐसे प्रोटीन थे जो झिल्ली की सतह पे थे, कुछ ऐसे प्रोटीन थे जो पूरा झिल्ली में धस गए थे, और कुछ ऐसे प्रोटीन थे जो झिल्ली में पार्शियली धसे थे। तो उसके बेस पे हम लोग प्रोटीन को टू टाइप्स में डिवाइड कर दिए, पहला पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक, दूसरा इंटीग्रल या इंट्रिंसिक। तो जो पेरिफेरल होता है या परिधि, यानी जो एकदम किनारे किनारे रहते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेरिफेरल। तो इसमें हम लोग अगर बात करें तो इसमें देखोगे तो कौन था, स्पेक्ट्रीन प्रोटीन। स्पेक्ट्रीन प्रोटीन ये कहाँ मिलता है, फाइंड इन आरबीसी, यानी कि जो स्पेक्ट्रीन प्रोटीन होता है ये आरबीसी में पाया जाता है, आरबीसी के अलावा ये कहीं नहीं पाया जाएगा। तो आरबीसी में पाया जाएगा तो इसका काम क्या होगा, ये आरबीसी को शेप और साइज प्रोवाइड कराता है। ये क्या करेगा, आरबीसी को शेप एंड साइज प्रोवाइड कराता है या प्रदान कराता है। ठीक है। अगर हम लोग इंटीग्रल की बात करें तो इंटीग्रल फिर से टू टाइप्स का होता है, एक होता है पार्शियली बैरिड, हिंदी में बोलते हैं आंशिक धसा, एक होता है कंप्लीटली बैरिड जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण रूप से धसा हुआ, मतलब आधा पार्ट अंदर हो आधा बाहर, तो उसको क्या बोलेंगे, पार्शियली बैरिड, यानी कि आधा धसा हुआ है। और कंप्लीटली बैरिड मतलब टोटली झिल्ली के अंदर घुसा हुआ है, जैसे टनल्स था, कैरियर था, ये सब क्या होते हैं, कंप्लीटली बैरिड या पूर्ण रूप से धसे हुए। तो इसको हम लोग पुनः टू पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है पार्शियली बैरिड, हिंदी में क्या बोलोगे, आंशिक धसा हुआ। और जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीटली बैरिड, हिंदी में क्या बोलते हो, पूर्णतः धसा हुआ। ठीक है। तो जो पार्शियली बैरिड होता है या आंशिक रूप से धसा हुआ, इसमें भी केवल एक एंजाइम होता है या एक हमारा एग्जाम्पल है, वो कौन है, इसमें केवल एक होता है ईटीएस का एंजाइम। ये क्या करता है, हेल्प इन एटीपी प्रोडक्शन, यानी कि जब एटीपी का निर्माण होता है तो उसमें ये क्या करता है, सहायता करता है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि ईटीएस क्या होता है और कैसे एटीपी का निर्माण करता है। हालांकि इसके बारे में हम लोग विस्तृत में पढ़ेंगे कहाँ, प्लांट फोटो रिस्पिरेशन में, या फिर बोलते हैं पादपों में श्वसन, तो वहाँ पर हम लोग ये सारा चीज कंप्लीटली पढ़ेंगे। अभी इतना जान जाओ कि ये क्या करते हैं, ईटीएस का जो एंजाइम होता है उसमें ये लोग हेल्प करते हैं, समझे। तो अगर हम लोग आगे बात करें कंप्लीटली बैरिड की, तो इसमें जो नंबर पहला होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोरीन। पोरीन क्या होता है, नहीं टनल पहले ही बता देते हैं फिर उसके बाद पोरीन। पहला कौन है, टनल। तो ये क्या होता है, यह एक लगातार
गैप होता है। अगर हम लोग दूसरा बात करें पोरीन की, तो इसमें बोल सकते हैं यदि गैप को बढ़ा दिया जाए, यदि गैप को बढ़ा दिया जाए तो उसे क्या बोलेंगे? पोरीन। तो उसे पोरीन कहते हैं। तो टनल जो होता है वो क्या होता है? एक कंटिन्यूअस या लगातार गैप। अगर गैप थोड़ा ज्यादा कर दें तो वो क्या हो जाएगा? पोरीन। यानी कि जब गैप हमारा थोड़ा इंक्रीज हो जाए, यानी टनल से थोड़ा बड़ा, तो उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग? पोरीन। अगर हम लोग बात करें पोरीन की, तो पोरीन पाया कहाँ जाता है? तो पोरीन जो होता है फाइंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंड बैक्टीरियल आउटर मेम्ब्रेन। क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट होती है और बैक्टीरिया, इनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल मेम्ब्रेन होती है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? पोरीन। यानी कि पोरीन उन्हीं में प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट अब एक और बचा है इसमें, क्या कंप्लीटली में ही ऊपर लिख दे रहे हैं, थर्ड पार्ट, कैरियर प्रोटीन। कैरियर, तो कैरियर के बारे में ये क्या काम करता है? सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, H+ आयन, ETC का एक्सचेंज करवाएगा। क्या करवाएगा? एक्सचेंज। यानी कि इनको अंदर बाहर ले आने का काम कौन करता है? कैरियर। तो ये सब क्या होती है? प्रोटीन होती है। क्या होती है? प्रोटीन। इन सभी प्रोटीन का मेनली काम क्या है? किसी न किसी चीजों को अंदर बाहर पार कराने के लिए इन प्रोटीन का यूज करते हैं। तो इन्हीं प्रोटीन के कारण ही हमारी झिल्ली कैसी होती है? सेलेक्टिव परमिएबल। समझे? इतना छाप लो। तो देखना अगला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, थर्ड नंबर, कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये मेनली कहाँ पाया जाता है? आउटर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, या बोल सकते हैं कोशिका झिल्ली के बाहर की तरफ। इसमें भी मेनली क्या होगा? ये ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में। इसका कार्य क्या होता है या फंक्शन? इसका फंक्शन या कार्य है सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन। हिंदी में बोल सकते हो कोशिका से कोशिका की पहचान। कोशिका से कोशिका की पहचान कैसे करता है वो देख लेते हैं। ये फीमेल की ओवा, इस पर ये क्या होता है?
मेनली फर्टिलाइजिंग फैक्टर, क्या होता है? फर्टिलाइजिंग फैक्टर। और इधर पर स्पर्म इसके पास क्या होता है? एंटी फर्टिलाइजिंग फैक्टर। तो जब फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग आपस में सेल रिएक्शन करेंगे, यानी कि एक दूसरे को पहचानेंगे, तभी फर्टिलाइजेशन या निषेचन होगा, अदरवाइज निषेचन नहीं होता है। इसीलिए देखना, ह्यूमन का जो ओवा और स्पर्म है वो ह्यूमन से ही मैच करेगा या फर्टाइल करेगा, जो एनिमल्स का है वो एनिमल को ही करेगा। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन का स्पर्म किसी एनिमल को फर्टाइल कर दे, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए क्योंकि उसके पास क्या होता है? एंटी फर्टिलाइजिंग फैक्टर, और इसके पास क्या होता है? फर्टिलाइजिंग फैक्टर। तो ये जो फर्टिलाइजिंग फैक्टर होता है और ये एंटी फर्टिलाइजिंग, जब तक एक दूसरे को ये पहचानेंगे नहीं, रिकॉग्नाइजेशन नहीं होगा, तब तक स्पर्म और ओवा एक दूसरे को फर्टाइल नहीं कर सकते, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। तो अगला हम लोग देखना चाहते हैं इसी में, सेल मेम्ब्रेन में मूवमेंट, या मूवमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? गति। इधर पर लिख देते हैं फास्फोलिपिड, और इधर पर प्रोटीन। तो पहला है लेटरल मूवमेंट। तो जो लेटरल मूवमेंट या पार्श्व गति होती है, पार्श्व गति, ये फास्फोलिपिड और प्रोटीन दोनों ही शो करते हैं। दूसरा क्या है? रोटेशनल, रोटेशनल मूवमेंट, हिंदी में बोलेंगे घूर्णन गति। तो घूर्णन गति भी फास्फोलिपिड और प्रोटीन दोनों करते हैं, लेकिन थर्ड जो मोशन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लिप फ्लॉप। हिंदी मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, केवल फास्फोलिपिड करता है, प्रोटीन नहीं करता है। तो ये जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है, इस फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट को केवल फास्फोलिपिड करता है, और ऐसा तब होता है जब सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ज्यादा हो। और जब सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ज्यादा होती है तो उस टाइम पर सेल क्या होती है? सेल की ग्रोथ ज्यादा होती है। और ये जिस एंजाइम के द्वारा किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लिपेज एंजाइम। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसी के बारे में, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट फास्फोलिपिड ही दर्शाता है, जिससे सेल की ग्रोथ ज्यादा होती है, और यह गति या मूवमेंट फ्लीपेज फ्लीपेज एंजाइम के द्वारा होता है। तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन और उसके बारे में कहानी। और कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेल वॉल या कोशिका भित्ति।